हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम संदीप। वेलकम टू सीएससी सर्कल। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज प्रीलिम्स का जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है विजन आईएएस का। ठीक है, तो ये टेस्ट नंबर 9 है और ये पीटी 2020 का हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट हिंदी माध्यम में हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा है। ठीक है, और ये पॉलिटी सेक्शन इसमें पूरा कवर होगा, राज्य व्यवस्था। ठीक है, तो पूरा का पूरा इसमें कवर होने वाला है। ये इसका पूरा सिलेबस रहेगा जिससे ये डिस्कस किया जा रहा है। साथ ही साथ ये हमारा करंट अफेयर का जो है ये मई करंट अफेयर का पूरा इसमें इंक्लूड किया गया है, ताकि हमारी जो एक साल का जब हमारा करंट अफेयर आता है यूपीएससी में वो पूरा कवर हो जाए और हम उसमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बना पाएँ और हम अच्छे से उस पर जो भी क्वेश्चन वहाँ से करंट अफेयर का भी बने वो भी हम टैकल कर पाएँ। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा एक साल का करंट अफेयर रहता है इसमें। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो आई होप ये डिस्कशन शायद आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अगर जिसने भी उसे सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि हम लोग बहुत जल्द 1000 की फैमिली बनने वाले हैं। ठीक है, सीएससी सर्कल 1000 की फैमिली बनने वाली है, तो आप लोग जो है उसमें सहयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो इसमें कहा गया है कि उपचारात्मक याचिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह अंतिम दोष सिद्धि के विरुद्ध पुनरीक्षण याचिका खारिज होने के बाद दायर की जाती है। ठीक है, सेकेंड है कि इसका भारतीय संविधान के अंतर्गत उल्लेख किया गया है। और थर्ड है यह 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की पीठ द्वारा स्वीकृत किए जाने पर ही स्वीकार की जाती है। ठीक है, तो देखो ये तो थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसमें जो 5 जज नहीं होते हैं, इसमें 3 जज शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा, और फर्स्ट वाला स्टेटमेंट हमारा सही है, क्योंकि अंतिम दोष सिद्धि के विरुद्ध जो पुनरीक्षण याचिका खारिज होने के बाद ही ये दायर की जा सकती है, जो उपचारात्मक याचिका होती है। ठीक है, तो इस पिटीशन के बारे में ये बात की जा रही है, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो हमारा सही हो जाता है, लेकिन सेकेंड वाला ये सेकेंड भी गलत है इसमें, क्योंकि संविधान के अंतर्गत इसका उल्लेख कहीं भी नहीं किया गया है। क्योंकि इसका जो प्रोविज़न ये देखने को मिलेगा, जो आपको संविधान में आर्टिकल 137 देखने को मिलता है, इसका मतलब इसकी व्याख्या के आधार पर आर्टिकल 145, ठीक है, जो जो न्यायपालिका के अंतर्गत आता है, उसी के ये आर्टिकल 145 के अंतर्गत एक नियम बनाया गया है। उसी के आधार पर हम इस जो है उपचारात्मक जो पिटीशन को हम दायर कर सकते हैं। ठीक है, पुनरीक्षण याचिका हम दायर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये उसी के बारे में, इसलिए इसका आर्टिकल में, किसी भी आर्टिकल में डायरेक्टली इसका कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है उपचारात्मक याचिका का। ठीक है, तो ये गलत हो जाता है हमारा, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट केवल सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा सेकेंड क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उद्देश्य है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि जन सामान्य के स्वाभिमान और प्रतिष्ठा को बढ़ाना। ठीक है, सेकेंड है कि समानता के सिद्धांत को प्रतिष्ठित करना, और थर्ड है कि उत्तरदायी सरकार की स्थापना को सुनिश्चित करना। तो देखो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उद्देश्य ही होता है कि जन सामान्य के स्वाभिमान और प्रतिष्ठा को बढ़ाना और समानता के सिद्धांत को प्रतिष्ठित करना। तो फर्स्ट एंड सेकंड सही है, लेकिन थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि ये उत्तरदायी सरकार की स्थापना नहीं करता, उसमें अपना रोल अदा करता है। एक सरकार इस्टेब्लिश करने में, प्रतिनिधि चुनने में इसका महत्व होता है, ना कि उत्तरदायी सरकार स्थापित करने में। ठीक है, तो ये हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड सही है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। ठीक है, और ये सब जो ये हमारा सार्वभौमिक मताधिकार जो दिया गया था, ये हमारा 61वां जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। ठीक है, 61वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था, जिसके अंतर्गत 1989 में इसकी उम्र जो है घटाकर 21 से 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, ये 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो यही सबको एक ह्यूज एक पूरी सोसाइटी को रिप्रेजेंटेट करता है ये। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड क्वेश्चन में, इसमें कहा गया कि हाल ही में क्वाड्री साइकिल शब्द सुर्खियों में रहा था, यह संबंधित है। तो किससे संबंधित है? तो ए ऑप्शन है उच्च दक्षता वाले सूक्ष्म जल विद्युत संयंत्र के टरबाइन से। ठीक है, सेकेंड बी है कि 4 बैरल वाले रॉकेट लॉन्चर से, और सी है कि ऑटो रिक्शा के आकार के BS-6 अनुपालन 4 पहिया वाहन से, और डी है कि यह हाल ही में भारत द्वारा आपूर्ति किए गए तापा
ताप नाभिकीय संलयन रिएक्टर के एक प्रमुख घटक से, ठीक है। तो देखो इसका जो ये क्वाड्री साइकिल जो है ये मतलब ऑटो रिक्शा से संबंधित जो BS4 मानक अनुपालन 4 पहिया वाहन है इससे संबंधित है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। और ये होता क्या है, तो एक्चुअली इसमें देखने को आपको मिलेगा इसका जो आकार होता है, जो हमारी ये ऑटो रिक्शा होते हैं 3 पहिया, तो उन्हीं के आकार का ये देखने को मिलता है, ठीक है। ऐसे ये उन्हीं के आकार का ये देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जो चेंचिस होती है उसमें पहिए 4 लगे होते हैं, ठीक है, चारों तरफ ये पहिए लगे होते हैं। तो यही इसके लिए ये मतलब एक नया ऑटो रिक्शा मतलब निकाला गया है, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है हमारा 4 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि हाल ही में सुर्खियों में रही द एनर्जी प्रोग्राम रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है, तो किसके द्वारा ये द एनर्जी प्रोग्राम प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। तो ए ऑप्शन है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा, ठीक है। बी ऑप्शन है कि विश्व मौसम संगठन द्वारा, और सी है कि जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल द्वारा। तो उपयुक्त में से कोई नहीं, डी ऑप्शन है। तो इसमें देखो जो द एनर्जी प्रोग्राम रिपोर्ट है ये इनमें से किसी के द्वारा ये जो प्रकाशित नहीं की जाती है, तो हमारा डी ऑप्शन हो गया। तो ये प्रकाशित इनके द्वारा नहीं की जाती, तो किसके द्वारा की जाती है, तो ये आपको देखने को मिलेगा जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय नाभिकीय ऊर्जा नवीकरणीय नाभिकीय नहीं, सॉरी जो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और इसके साथ मिलकर जो UN की सांख्यिकी विभाग है, और ही साथ साथ इसमें मतलब वर्ल्ड बैंक और WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये भी इसमें पार्टिसिपेट करता है। साथ साथ इसमें देखने को मिलता है जो नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी है, मतलब अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी जो है, ठीक है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करती है। तो इसमें ये 5 जो है इंस्टीट्यूट मिलकर इसका जो है प्रकाशन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कहा गया है कि भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं भारतीय संविधान अधिनियम 1935 से ग्रहण की गई थी। तो फर्स्ट है कि संघीय व्यवस्था, सेकेंड है कि आपातकालीन प्रावधान, और थर्ड है कि राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति, और फोर्थ है कि संघीय लोक सेवा आयोग, ठीक है। तो इसमें अगर 1935 का जो एक्ट था उसके अंतर्गत अगर देखें तो संघीय व्यवस्था अपनाया गया था, ठीक है। आपातकाल का प्रावधान भी इसी के अंतर्गत था, और संघीय लोक सेवा आयोग, ठीक है। लेकिन जो ये राज्यपालों की नियुक्ति थी ये आपको नहीं थी, ये नियुक्ति आपको कनाडा के संविधान से ली गई है, लेकिन राज्यपाल का जो पद था, ठीक है, ये लिया गया था यहीं से भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, ठीक है। तो पद लिया गया था लेकिन नियुक्ति कनाडा से ली गई है। तो हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाता है 1, 2 और 4। तो 1, 2, 4 ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 6 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया है कि सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को औपचारिक रूप देने की योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो ये सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की औपचारिक रूप देने की योजना क्या है, तो इसके बारे में बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यह योजना असंगठित और अपंजीकृत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए औपचारिक क्षेत्र में उसका पारगमन सुनिश्चित करने के लिए है, ठीक है। सेकेंड है कि यह योजना अखिल भारतीय आधार पर कार्यान्वित की गई है। थर्ड है कि इसमें महिला उद्यमियों और आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान दिया गया है, ठीक है। तो जो इसमें बात की जा रही है, तो देखो इसमें ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम की औपचारिक रूप देने की जो योजना है ये इन्हीं जो आकांक्षी जिला हैं, महिला उद्यमियों को इसमें शामिल किया गया है, और अखिल भारतीय स्तर पर इसको मतलब प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। और ये संगठित मतलब असंगठित और अपंजीकृत सूक्ष्म प्रसंस्करण उद्यमों को औपचारिक रूप क्षेत्र प्रदान करने के लिए ये मतलब सुनिश्चित करने के लिए योजना है, ठीक है। और इसकी ये जो देखने को मिलेगी इसकी जो अवधि होगी तो ये 2020-21 से, ठीक है, 2020-21 से 2024-25 तक ये चालू रहेगी, ठीक है, 5 साल तक ये चालू रहेगी। और ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम का मतलब है 60% जो है इसमें हिस्सा सेंटर का रहेगा, जो रिवेन्यू होगा, जो खर्चा होगा, ठीक है, और 40% स्टेट देगा, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रल सेक्टर स्कीम होती है उसमें टोटल 100% का जो खर्चा होता है वो जो सरकार देती है, मतलब केंद्र सरकार देती है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों स्टेटमेंट इसमें सही है, तो डी वाला ऑप्शन हमारा
सही हो जाता है। नेक्स्ट है 7 क्वेश्चन नंबर, इसमें कहा गया कि हाल ही में रहा ओसिरिस ओसिरिस रेक्स क्या है? तो इसमें ए ऑप्शन है कि जीवाणुओं में प्रतिजैविक प्रतिरोध के लिए उत्तरदायी एक जीन है, ठीक है। बी है कि का नासा का क्षुद्र ग्रह से नमूना प्राप्त करने हेतु तो एक मिशन है, ठीक है। सी है कि स्पंदनशील रेडियो तारा है। और डी है कि भारत में मिला नियंडरथल का प्रथम कंकाल है, ठीक है। तो देखो इसका बी वाला ऑप्शन सही है, नासा का क्षुद्र ग्रह से नमूना प्राप्त करने का एक ये मिशन है। और ये क्षुद्र ग्रह कौन है? तो बेन्नू नामक एक क्षुद्र ग्रह है, जिसे अभी अभी नासा ने ये मतलब ये नमूने प्राप्त किए हैं, वहाँ के मिट्टी के, वहाँ के सतह के, वहाँ के जलवायु के, ठीक है। तो इसीलिए ये न्यूज में था। और ये लॉन्च कब किया गया था? तो ये जो ओसिरिस रेक्स है, ठीक है, इसको जो इसके लिए लॉन्च किया गया था 2016 में नासा द्वारा ये प्रोग्राम, ठीक है। तो हमारा जो बी ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें कहा गया है कि उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में भारत का संविधान घोषित करता है। तो फर्स्ट है कि दिल्ली के उच्चतम न्यायालय की पीठ के रूप में, ठीक है। सेकेंड है कि उच्चतम न्यायालय की पीठ के रूप में एक से अधिक स्थान हो सकते हैं, ठीक है। तो जो इसमें कहा गया है एक से अधिक स्थान हो चुके हैं सेकेंड स्टेटमेंट में, ठीक है। तो देखो ये सेकेंड वाला तो हमारा सही है, क्योंकि जो सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट भी सही है, क्योंकि इसमें उच्चतम न्यायालय जो दिल्ली को उच्चतम न्यायालय की पीठ के रूप में जाना जाता है, ठीक है। और ये आर्टिकल 130 में इसका प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। आर्टिकल 130 में इसका प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, क्योंकि ये इसका मतलब ये है कि जिसे उच्चतम न्यायालय की कोई खंडपीठ मतलब अस्थायी रूप से कहीं मतलब कोई मतलब कह सकते हैं कि ऐसे जैसे हम बात करें कि जैसे ये तमिलनाडु का क्षेत्र है या नॉर्थ ईस्ट का क्षेत्र है, तो कोई केस है, उसका मामला है, तो अगर राष्ट्रपति और राष्ट्रपति की सलाह पर उच्चतम न्यायालय क्या करेगा कि वो कुछ फैसले जो है वहाँ सुना सकता है, ठीक है। तो ऐसा प्रोविज़न कर सकते हैं, लेकिन ये अस्थायी है, इसके लिए कोई खंडपीठ स्थापित करने का कोई प्रोविज़न नहीं है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया कि हाल ही में पश्चिम बंगाल में राज्यसभा के लिए मनोनीत एक सांसद ने गोरखालैंड क्षेत्र के लिए एक अलग राज्य गठन करने के लिए एक विधेयक प्रस्तुत करने की योजना बनाई, ठीक है। उसके दल के नेता ने उन्हें विधेयक प्रस्तुत करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सहमति प्राप्त करने की सलाह दी। अतः राष्ट्रपति से सलाह मिलने के पश्चात वह सदन में विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए सभापति की अनुमति का प्रयास किया, ठीक है। लेकिन सभापति का विचार है कि सदन के 50% सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण विधेयक प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। तो निम्नलिखित में से किसने किसी संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन किया है? तो इनमें से किसने जो है संवैधानिक प्रावधान का उल्लंघन किया है? फर्स्ट स्टेटमेंट है कि संसद का सदस्य, सेकेंड है दल का नेता, और राज्यसभा का सभापति। तो इसका देखो थर्ड स्टेटमेंट ये जो है ये हमारा इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि देखो जब कोई भी बिल पास किया जाता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यह होता है, कोई भी बिल पास किया जाता है या कोई भी बैठक होनी होती है, ठीक है, राज्यसभा की, तो उसके राज्यसभा या लोकसभा हो तो उसका कोई कोरम होता है, यानी गण पूर्ति होती है। वो क्या होती है? 1/10, कि जितने टोटल सदस्य हैं उसका 1/10 अगर प्रस्तुत हैं तो ये हम काम कर सकते हैं, बैठक हो सकती है, बिल भी पास हो सकते हैं, इंट्रोड्यूस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें 50% बोला गया है कि अनुपस्थित हैं, लेकिन 50% तो उपस्थित हैं, 50% 1/2 हो गया, लेकिन चाहिए तो हमको 1/10 ही था। लेकिन इसने जो है ये एलिगेशन लगा दिया कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, हम 50% ही उपस्थित हैं। तो इन जो संवैधानिक प्रावधान का जो वायलेशन किया है वो राज्यसभा का सभापति ने किया है, ना कि दल के नेता ने और ना ही संसद सदस्य ने, क्योंकि उन्होंने तो प्रोविज़न के हिसाब से ही बिल को इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। तो थर्ड वाला स्टेटमेंट हमारा इसमें सही हो जाएगा, तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करता है? तो फर्स्ट ए ऑप्शन है कि यह राज्य सरकार के एक शिक्षक को संबंधित सरकार द्वारा सामाजिक लेकिन गैर शैक्षणिक गतिविधियों में संलग्न होने का आदेश दिया जाना, ठीक है। बी है कि नेपाल के एक प्रवासी द्वारा न्यूनतम मजदूरी से कम पर किसी निर्माण स्थल पर कार्य किया जाना, ठीक है। और सी ऑप्शन है कि नौकरी की इच्छुक एक पात्र महिला को
सरकारी कार्यालय द्वारा रोजगार से इनकार किया जाना, ठीक है। और डी है कि सरकारी कर्मचारियों की महंगाई भत्ता न बढ़ाने का निर्णय लेना। तो देखो इसमें देखो अगर 23 का उल्लंघन है तो 23 में क्या है प्रोविज़न, तो हमारा 23 में प्रोविज़न किया गया है कि अगर कोई मतलब मानव दुर्व्यवहार या बेगार या बालात श्रम से निषिद्ध करता है, कोई अगर बलपूर्वक कोई मतलब बलपूर्वक कोई काम कराने की कोशिश करता है, बेगार कराने की, बिना पैसे से काम कराने की इच्छा करता है, या कम मजदूरी देकर जो सामान्य मजदूरी चल रही उसे कम देकर अगर काम कराता है, तो ये आर्टिकल 23 के अंतर्गत आता है। तो ये बी वाला ऑप्शन इसका सटीक आंसर है, क्योंकि नेपाल का एक ये प्रवासी है तो वो न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी पर निर्माण स्थल पर कार्य कर रहा है। तो ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि कहीं कार्य नहीं मिल रहा है तो उसको कार्य जो ये कर रहा है, ठीक है। तो बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है कि लोकतंत्र में विधायिका कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का बुद्धिमत्तापूर्ण सहभाजन आवश्यक है। संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सत्ता के सहभाजन का पक्षधर है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यह राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता सुनिश्चित करता है, ठीक है। सेकेंड है कि यह सरकार में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देता है। थर्ड है कि यह मनमानी की संभावना को कम करता है, ठीक है। और यह विभिन्न समुदाय के बीच संघर्ष को कम करता है। तो देखो ये जो इसमें तीनों का अगर बुद्धिमत्तापूर्ण अगर प्रयोग बात किया जाए तो ये स्थिरता राजनीति की व्यवस्था बनाए रखेगा, ठीक है। भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। मनमानी जो इसका अगर कोई जो बात करें कि न्यायपालिका ज़्यादा अतिक्रमण कर रही है तो विधायिका और कार्यपालिका उसको नियंत्रित करेंगी, और विधायिका अगर कर रही है तो कार्यपालिका नियंत्रित करेगी, और कार्यपालिका कुछ कर रही है तो विधायिका और न्यायपालिका नियंत्रित करेंगी, ठीक है। तो सभी एक दूसरे के साथ मिलकर अगर कार्य करेंगे तो चारों के चारों ये स्टेटमेंट सही हो जाएंगे इसमें, ठीक है। तो हमारा जो है डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 12 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान अपने नागरिकों के लिए एक अपूर्ण समवेत होने का अधिकार प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन से इस अधिकार का उचित प्रबंध लगाने का आधार हो सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ए ऑप्शन है हमारा सार्वजनिक व्यवस्था और नैतिकता और शालीनता, ठीक है। बी है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और राज्य की सुरक्षा, और सी है सार्वजनिक व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य। डी है कि भारत की संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था, ठीक है। तो देखो ये तो डी ऑप्शन है, सिंपल सी बात है, क्योंकि जो इसमें संप्रभुता, अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए ही मतलब जो सामवेद का मतलब है सम्मेलन करने का जो अधिकार दिया जाता है, संघ शांतिपूर्ण और बिना हथियार के सम्मेलन करने का जो अधिकार होता है आर्टिकल 19 के अंतर्गत, ठीक है। आर्टिकल 19 बी के अंतर्गत, ठीक है। 19(1)(b) के अंतर्गत अगर बात की जाए तो ये मतलब सम्मेलन करने का अधिकार है, मतलब रैली करने का अधिकार है, तो वो भी मतलब धरना करने का अधिकार है, वो भी शांतिपूर्ण और बिना शस्त्र के, ठीक है। तो ये अखंडता और सार्वजनिक व्यवस्था और संप्रभुता बनाए रखने के साथ साथ आप कर सकते हैं, ना कि कोई उपद्रव करने के साथ साथ। तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 13 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन नरेंद्र मंडल और भारतीय रियासतों के अन्य प्रतिनिधियों के साथ वार्ता करने के लिए भारतीय संविधान सभा का नियुक्त वार्ता समिति के सदस्य थे। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद और बी पताबी सीतारमैया। तो इसमें जो बताना है तो कौन कौन से, तो इसमें जो रियासतों के लिए प्रतिनिधि और नरेंद्र मंडल जो था, ठीक है, इसमें क्या है कि ये चारों के चारों सदस्य शामिल थे, ठीक है। ये लोग शामिल थे और इन्होंने मतलब रियासतों का से बात की थी कि वो हमारे मतलब जो कैबिनेट है उसमें जो है आ जाएं। वो कैबिनेट मिशन आया था, उसी के अंतर्गत उन्होंने कहा था कि वो भी सरकार में पार्टिसिपेट करें, ठीक है। तो चारों के चारों स्टेटमेंट सही है, डी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कहा गया है कि इसे भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता के रूप में वर्णित किया गया है, ठीक है। और यह सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र के आदर्श को बढ़ावा देने के निमित्त है, या भारत में कल्याणकारी राज्य स्थापित करना चाहते हैं, ठीक है। तो उपयुक्त गद्यांश में किसके बारे में मतलब वर्णन किया जा रहा है, तो
देखो कल्याणकारी अगर बात आ गई तो सिंपल सी बात है, तो ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यार। इतना ये तो क्वेश्चन हमको आने चाहिए ऐसे ही, ठीक है। तो ये राज्य के नीति निर्देशक में शामिल है, ठीक है। और ये कब से कब है, तो मतलब इनका कितने से कितना आर्टिकल है, ये देखो बहुत ईजी है। कक्षा 2 का क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से। अगर इसका आप लोगों को आंसर नहीं दिया ना तो समझ लीजिए आप लोग, ठीक है। आप लोगों का क्या होगा आप ही लोग जाने, ठीक है। तो इसका किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक इसका जो है प्रोविजन है, उसको आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। इसमें कहा गया कि लोकसभा के स्थगन प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये बताना है। तो फर्स्ट है कि ए ऑप्शन, कोई सदस्य एक बैठक के लिए स्थगन प्रस्ताव का एक से अधिक नोटिस नहीं दे सकता। सेकेंड है कि राज्य सरकार के विशेषाधिकार विशेष क्षेत्राधिकार में आने वाला मामला स्थगन प्रस्ताव के अंतर्गत आग्रह है, ठीक है। सी ऑप्शन है कि स्थगन प्रस्ताव विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठा सकता, मतलब स्थगन प्रस्ताव जो होता है वो विशेषाधिकार का प्रश्न नहीं उठा सकता। और डी है कि यदि लोकसभा का अध्यक्ष स्थगन प्रस्ताव के लिए सहमति देने से मना कर देता है तो वह कारण बताने के लिए बाध्य नहीं है। तो इसका डी ऑप्शन सही हो गया। सिंपल सी बात है, वो मतलब कारण बताने के लिए बाध्य इन्होंने कहा है कि बाध्य है, लेकिन नहीं नहीं बाध्य नहीं है। वो अगर स्थगन प्रस्ताव को एक्सेप्ट नहीं करता है तो वो कारण नहीं बता सकता, उसके लिए बाध्य नहीं है, ये उसकी स्वविवेक की शक्ति है, ठीक है। तो ये गलत हो गया और ये तीनों के तीनों हमारे ऑप्शन सही हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि ब्रिटिश और भारतीय संसदीय प्रणाली के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि जहां ब्रिटिश संसद बिना किसी सीमा के संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करती है, वहीं भारतीय संसद की शक्तियां संविधान द्वारा सीमित हैं, ठीक है। सेकेंड है कि भारत में मंत्री के वैधानिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है, जबकि ब्रिटेन में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो देखो ये गलत है सेकेंड वाला स्टेटमेंट, क्योंकि जो मंत्री की जो वैधानिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है ये ब्रिटेन में आपको देखने को मिलेगी, ना कि इंडिया में। इंडिया में तो सामूहिक उत्तरदायित्व और व्यक्तिगत उत्तरदायित्व का सिद्धांत है, ठीक है, जो लोकसभा के प्रति होता है। तो ये हमारा गलत हो गया स्टेटमेंट। और फर्स्ट वाला तो हमारा सही है, क्योंकि ब्रिटिश संसद बिना किसी सीमा के संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करती है, वहीं भारतीय संसद जो होती है वो संविधान द्वारा सीमित होती है, ठीक है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसका सही हो जाता है, ठीक है। तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो इसमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 17 में इसमें संसदीय प्रणाली और अध्यक्षात्मक प्रणाली की विशेषताओं के बीच निम्नलिखित अंतरों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली के विपरीत भारतीय संसदीय प्रणाली में दोहरी कार्यकारिणी है, ठीक है। सेकेंड है कि अध्यक्षात्मक प्रणाली के विपरीत संसदीय प्रणाली अधिक स्थिर सरकार के गठन की अनुमति प्रदान करती है। थर्ड है अध्यक्षात्मक प्रणाली के विपरीत संसदीय प्रणाली कठोरता से शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत का पालन करती है। तो ये गलत है। देखो भाई ये कठोरता से जो कठोरता से जो शक्तियों के पृथक्करण का पालन जो होता है वो अध्यक्षात्मक प्रणाली, जो कि आपको अमेरिका में यूएसए में देखने को मिलेगी, ठीक है, वहाँ देखने को मिलती है। और स्थिर सरकार भी अध्यक्षात्मक प्रणाली में ही देखने को मिलती है। तो दोनों स्टेटमेंट ये गलत हैं, ठीक है। और फर्स्ट वाला तो सही है, क्योंकि इसमें देखो इंडिया में क्या देखने को मिलेगा, दोहरी कार्यकारिणी देखने को मिलती है। मतलब जैसे वास्तविक प्रमुख जो होता है, देश का वास्तविक प्रमुख जो प्रधानमंत्री होता है, ठीक है, लेकिन जो आपको देखने को मिलेगा जो उसका कॉन्स्टिट्यूशन यानी संवैधानिक प्रमुख होता है वो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, ठीक है। तो ये डबल मतलब दोहरी ये देखने को मिलती है इसकी, ठीक है। तो ये गलत हो गया, जो सेकेंड और थर्ड गलत हैं। और हाँ इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है सही नहीं है पूछा गया है, कौन सा सही नहीं है, तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट हमारे इसमें सही नहीं है। फर्स्ट वाला सही है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ए ऑप्शन है IMF, ठीक है। सेकेंड है वर्ल्ड बैंक। थर्ड है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन और विश्व आर्थिक मंच WEF, ठीक है। वर्ल्ड
विश्व आर्थिक मंच, ठीक है। तो इसमें देखो ए ऑप्शन सही है, जो इकोनॉमिक आउटलुक होता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जो होती है वो आईएमएफ द्वारा यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा प्रकाशित की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन नंबर। तो इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि भारत का संविधान उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की विस्तृत प्रक्रिया को निर्दिष्ट करता है। सेकेंड है कि सभापति या लोकसभा अध्यक्ष के पास उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन प्रस्ताव स्वीकार करने के संबंध में विवेकाधिकारी शक्तियां हैं, ठीक है। तो इसमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें सही है, ठीक है। तो इसमें अगर हम बात करें तो इसमें देखो सेकेंड वाला स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि इनकी जो विवेकाधीन शक्तियां होती हैं, जो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय जो होता है उनके न्यायाधीशों को निष्कासन का जो प्रस्ताव होता है उसको स्वीकार करने के लिए वो चाहें तो स्वीकार कर सकते हैं, वरना मना भी कर सकते हैं, ठीक है। और उनके लिए ये विवेकाधीन शक्ति है, तो इस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता है, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है ये गलत है, क्योंकि इसमें जो ये कहा गया है कि इनको हटाने के लिए व्यापक जो प्रक्रिया निर्दिष्ट है, तो नहीं नहीं नहीं, व्यापक प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए क्या है कि एक एक्ट बनाया गया, न्यायाधीश जांच एक्ट बनाया गया था 1968 में, ठीक है। तो इसके अंतर्गत क्या करते हैं ये लोग कि मतलब इनकी जो शक्तियां होती हैं वो इसी एक्ट के अंतर्गत होती हैं, तो वो सीमित कर दी गई हैं, ना कि व्यापक हैं, ठीक है। और ये किया जो भी ये प्रक्रिया होती है ये आर्टिकल 124 के अंतर्गत होती है, ठीक है। तो हमारा सेकेंड वाला स्टेटमेंट सही है, बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है 20 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के आवश्यक परिणाम हो सकते हैं। तो कौन कौन से आवश्यक परिणाम होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि राज्य में मंत्रिपरिषद की पदच्युति, ठीक है। सेकेंड है कि राज्य विधानसभा का विघटन, और थर्ड है कि राष्ट्रपति उच्च न्यायालय में निहित शक्तियां स्वयं ग्रहण कर सकता है, ठीक है। तो देखो जो ये राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय की जो शक्तियां कहा गया ये गलत है, वो उसकी शक्तियां उसी के पास रहती हैं, हाई कोर्ट की जो शक्तियां हैं उसी के पास रहती है, ये गलत है स्टेटमेंट। सेकेंड वाला भी गलत है, क्योंकि इसमें विघटन नहीं किया जाता है। जो बात करें जो इसका मंत्रिपरिषद होती है, ठीक है, उसे पदच्युत यानी भंग कर दिया जाता है, लेकिन इसका विधानसभा का विघटन नहीं होता है, विधानसभा को भंग ही किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला केवल स्टेटमेंट इसमें सही है, सेकेंड और थर्ड गलत है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट है 21। इसमें कहा गया है कि लोक अदालत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ए ऑप्शन है कि लोक अदालत में मामला दायर किए जाने पर कोई अदालत शुल्क दे नहीं होता है, ठीक है। बी है कि लोक अदालत में सामाजिक कार्यकर्ता मध्यस्थता या सुलहकर्ता के रूप में कार्य कर सकते हैं। सी है कि लोक अदालत के सदस्यों की भूमिका केवल सांविधिक सुलहकर्ताओं की होती है और कोई न्यायिक भूमिका नहीं होती है। डी है ऑप्शन की स्थायी लोक अदालत का अधिकार क्षेत्र 1 लाख रुपए तक होता है। तो ये गलत है भाई, देखो गलत पूछा गया है, गलत ये है डी वाला ऑप्शन, क्योंकि इसकी जो इनका अधिकार क्षेत्र होता है लोक अदालत का ये 1 करोड़ रुपए तक होता है, ठीक है। 1 करोड़ रुपए तक होता है, ना कि 1 लाख तक। और ये सुलहकर्ता के रूप में होते हैं और इसमें कोई शुल्क नहीं पड़ता है। सामाजिक कार्यकर्ता मध्य सुलहकर्ता के रूप में होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब तीनों स्टेट ऑप्शन ऊपर के सही हैं, डी वाला गलत हो गया। और इसमें यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात है, इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है जो लोक अदालत होती है, ठीक है, इसमें जो भी जो निर्णय होते हैं वो दोनों पक्षों की सहमति से होते हैं। तो इनका जो है अंतिम निर्णय होता है लोक अदालत का, और दोनों पक्षों पर बाध्यकारी भी होता है, इसके समक्ष आप अपील भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को इम्पोर्टेंट है, ये स्टेटमेंट में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा 22 क्वेश्चन नंबर। इसमें शून्य विलंब न्यायालय परियोजना यानी जीरो पेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह परियोजना विधि और न्याय मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई थी, ठीक है। और सेकेंड है कि इस परियोजना का उद्देश्य प्रतिष्ठापन की तिथि से अंतिम निपटान तक मामलों का वास्तविक समय प्रवाह का अध्ययन करना है, ठीक है। तो देखो सेकेंड स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन फर्स्ट गलत है। ये परियोजना जो है ये विधि और न्याय मंत्रालय के अंतर्गत नहीं जो चलाई जा रही है, ये एक जो दिल्ली हाई कोर्ट है, ठीक है, उसी की एक ये रिपोर्ट के अंतर्गत ये शीर्षक रखा गया था, जीरो पेंडेंसी कोर्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें पेंडिंग केसेस कितने थे, कितना डेटा है,
उनके बारे में देखा गया और उनके निपटान के लिए ये चीज़ें सामने निकाल कर लाई गई थी। तो अगर राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड की बात करें, जो रिपोर्ट आई थी 2018 की, तो उसमें जो अगर पेंडिंग केसों की बात करें तो अधीनस्थ न्यायालयों में लगभग 2,93,000 केस जो है पेंडिंग है, मतलब 2.93 करोड़ पेंडिंग केसेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और जो ये हाई कोर्ट हैं उसमें लगभग 49 लाख केस हैं और सुप्रीम कोर्ट में ये 58,000 लगभग केस देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये डेटा एनालिसिस किया गया था, उसी के संबंध में ये प्रक्रिया थी, ठीक है। तो सेकेंड बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से किसे भारत में स्थायी कार्यकारी माना जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट है कि महान्यायवादी, सेकंड है वित्त सचिव और थर्ड है प्रधानमंत्री। तो इसमें देखो सिंपल सी बात है, प्रधानमंत्री तो नियुक्त किया जाता है, ठीक है, और वो 5 साल तक ही रहता है, तो वो तो अस्थायी है। महान्यायवादी जो राष्ट्रपति है उसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, तो वो भी अस्थायी है, ठीक है। लेकिन जो वित्त सचिव है ये लोक सेवा के अधिकारी होते हैं, तो ये मतलब इनका प्रारूप भले चेंज हो जाए लेकिन वो रहेंगे लोक सेवा में ही, ठीक है। तो हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 24। इसमें कहा गया कि सहकारिता शब्द संविधान के निम्नलिखित में से किन भागों में पाया जाता है। तो फर्स्ट है कि भाग 3, भाग 4 और भाग जो है 9B, ठीक है। तो इसमें निम्नलिखित में से कौन सा सही है ये बताना है। तो देखो इस जो सहकारिता का बात करें तो ये तो तीनों भागों में ये देखने को मिलता है, क्योंकि जो ये फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, थर्ड वाले पार्ट में, तो इसमें आर्टिकल 19 में देखने को मिलता है, 19C में। और ये भाग 4 में तो ये आपको आर्टिकल 43B के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और ये जो पंचायती राज है भाग 9B, ठीक है, उसके अंतर्गत ये सहकारिता का प्रोविज़न किया गया है। तो तीनों में ये देखने को मिलते हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 25 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि जिला न्यायाधीशों के क्षेत्राधिकारी की शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि वह सिविल के साथ साथ आपराधिक मामलों में भी मूल और अपीली क्षेत्राधिकार रखता है, ठीक है। सेकेंड है उसके पास आजीवन कारावास और मृत्यु दंड सहित कोई भी दंड आरोपित करने की शक्ति है, ठीक है। तो ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि इसके पास जो है मूल और अपीली क्षेत्राधिकार तो हैं ही हैं, और आजीवन कारावास और मृत्यु दंड का भी ये मतलब प्रोविज़न है इनके पास, ठीक है। तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 26। तो इसमें कहा गया कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो अधिनियम दिए हुए हैं और प्रावधान या उनकी विशेषताएं दी हुई है। तो फर्स्ट है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1961, तो प्रत्यक्ष चुनाव का तत्व प्रचलित किया गया, ठीक है, और अप्रत्यक्ष चुनाव का तत्व प्रचलित किया गया। सेकेंड है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1892, ठीक है, ये 1861 है, ये 1892 है, ठीक है। तो विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति दी गई। और जो ये थर्ड स्टेटमेंट है इसमें कहा गया कि 1953 का चार्टर अधिनियम, तो सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता प्रणाली का सूत्रपात किया गया, ठीक है। देखो 1853 का जो चार्टर एक्ट था उसी के अंतर्गत ये सिविल सेवाओं में जो खुली प्रतियोगिता को लॉन्च किया गया था। तो ये हमारा सही है थर्ड वाला स्टेटमेंट। और सेकेंड वाला जो है तो ये भी सही है, क्योंकि विधान परिषद पर बजट पर चर्चा करने की जो शक्ति दी गई थी वो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 में दी गई थी, ठीक है। और ये जो अप्रत्यक्ष चुनाव का तथ्य प्रचलित किया गया था, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा जो भारत परिषद अधिनियम 1892 का ही प्रावधान है। लेकिन जो ये भारतीय परिषद अधिनियम 1861 है, इसमें क्या किया गया था कि विधान परिषद में कुछ भारतीय लोगों को एंट्री दी गई थी, ठीक है, कि आप लोग देखो समझो कि जो प्रोविज़न चल रहा है उसी के बारे में, ठीक है। तो ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत है, सेकेंड और थर्ड सही हो जाते हैं। तो हमारा हो जाता है सेकेंड थर्ड बी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। नेक्स्ट है 27। इसमें कहा गया है कि 1947 में संविधान सभा द्वारा अपनाए गए प्रस्ताव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसने भारत को स्वतंत्र संप्रभु समाजवादी गणराज्य देश घोषित किया है, ठीक है। सेकेंड है इसने भारत के सभी लोगों की स्थिति की अवसर समानता और विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की गारंटी दी है। और थर्ड है कि इसने अल्पसंख्यक, दलित, अन्य पिछड़े वर्ग
के लिए पर्याप्त रक्षा उपाय प्रदान किए हैं। तो देखो इसमें सेकेंड और थर्ड तो सही हैं, क्योंकि ये तो आपको उद्देशिका में देखने को मिलते हैं। लेकिन जो ये समाजवादी और संप्रभु समाजवादी गणराज्य की बात करें तो ये संविधान सभा ने इसको जो है प्रस्तावित किया था, ठीक है। संविधान सभा ने इसको मतलब घोषित किया था, ये प्रावधान किए थे। तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, और उद्देश्य के प्रस्तावना में ये सारी गारंटी दी गई थी, ठीक है। तो सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट इसका भी सही हो जाता है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 28 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि कॉलेजियम प्रणाली के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका 1993 में सेकेंड जजेस केस के मामले में सूत्रपात किया गया था, और सेकेंड है कि थर्ड जजेज केस ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 5 सदस्यीय निकाय में इसका विस्तार किया था, ठीक है। और थर्ड स्टेटमेंट है कि चयन मापदंडों को निर्धारित करने हेतु इसका एकाधिकार सचिवालय है। तो ये गलत है स्टेटमेंट, इसका कोई सचिवालय नहीं है। ये एक अपारदर्शी क्रिया है, कोलिजियम कब होता है कब नहीं होता इसका भी कोई प्रोविज़न हमको पता नहीं चलता है, ठीक है। और ये फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इसका 1993 में इसका सूत्रपात हुआ था, और थर्ड जजेस में भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित 5 सदस्य निकाय होते हैं, सदस्य निकाय होते हैं इसमें, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड सही है स्टेटमेंट, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। नेक्स्ट है 29। इसमें कहा गया कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि फर्स्ट है संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल निश्चित नहीं किया गया है। और सेकेंड है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु के संबंध में कोई भी प्रश्न राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नहीं किया जाएगा। और थर्ड है उसे स्वयं न्यायपालिका की अनुशंसा पर ही राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ठीक है। तो जो इसमें कहा जा रहा है, तो देखो इसमें देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट की जो बात की जा रही, तो ये तो हमारा सही है, क्योंकि इसकी कोई एज लिमिट नहीं है। हाँ, लेकिन इतना ज़रूर है कि इसकी 65 जो मैक्सिमम एज है 65 ईयर, मतलब 65 वर्ष तक अधिकतम आयु तक ये रह सकता है, लेकिन मिनिमम एज का कोई प्रोविज़न नहीं है। और तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, लेकिन सेकेंड वाला गलत है, क्योंकि इसकी आयु के संबंध में कोई भी प्रश्न राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नहीं किया जाएगा, ठीक है। और ये थर्ड वाला जो है ये भी हमारा सही नहीं है, क्योंकि न्यायपालिका की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा नहीं हटाया जा सकता। ये आपको देखने को मिलेगा जो संसद है, संसद की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, ना कि राष्ट्रपति की अनुशंसा पर। तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं हमारे, तो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही हो गया, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारा 30 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किन मूलभूत विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है। तो मौलिक अधिकार है, मूल कर्तव्य है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, ठीक है। तो इसमें देखो अगर सार्वभौमिक घोषणा की बात की जाए जो मानव अधिकारों के संबंध में है, जो यूएन में ये मानव अधिकार हैं, ठीक है, उन्हीं की घोषणा के बारे में बात की जा रही है। तो उसमें मूलभूत विशेषताओं को किन मूलभूत विशेषताओं को सम्मिलित किया गया है, भारतीय संविधान ने अपनाया है उनसे, ठीक है। तो उसमें देखो आपको देखने को मिलेंगे मौलिक अधिकार उसमें है, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, लेकिन मूल कर्तव्य उसमें शामिल नहीं है। तो हमारा फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 31। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि उच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति केवल राज्य सरकार तक विस्तृत है, ना कि केंद्र सरकार तक, ठीक है। सेकेंड है कि न्यायिक समीक्षा का संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत उल्लेख है। और थर्ड है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ने उच्चतम न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को कम कर दिया था। तो ये सिंपल सी बात है, वो तो कम कर दिया था, लेकिन हालांकि इसको बाद में जो 43वां संविधान संशोधन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, उसके बाद इसको फिर से बहाल कर दिया गया था। लेकिन हाँ 76 में किया गया था, तो स्टेटमेंट के हिसाब से सही है हमारा, ठीक है। लेकिन जो कहा गया है ये फर्स्ट वाले स्टेटमेंट में कि न्यायिक समीक्षा केवल राज्य तक विस्तृत है, तो ये भी गलत है। ये न्यायिक समीक्षा राज्य का कोई अगर सब्जेक्ट है, मतलब न्यायिक समीक्षा किसी भी विषय पर हो सकती है, वो केंद्र का हो चाहे स्टेट का हो, ठीक है। और ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट है, तो न्यायिक समीक्षा का प्रोविज़न जो है इन आर्टिकलों में या संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है, लेकिन हाँ
ये प्रोविज़न इसी के अंतर्गत किया जाता है, तो ये गलत है। डायरेक्टली ये इसमें न्यायिक समीक्षा वर्ड का इस्तेमाल संविधान में नहीं किया गया है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। तो थर्ड वाला केवल स्टेटमेंट इसमें सही हो जाता है, तो हमारा सी ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, नेक्स्ट है 32। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, सेकेंड है कि यह विधायिका की शक्ति का स्रोत होने के साथ साथ विधायिका की शक्तियों पर प्रतिबंध भी लगाती है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। ये ना तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही इस पर प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है, ये न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। ठीक है, जो प्रस्तावना है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला स्टेटमेंट इसका सही हो गया। नेक्स्ट चलते हैं 33 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि हाल ही में सुर्खियों में रहा ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम इथोपिया के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य विवाद का विषय बन गया है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि सूडान और सोमालिया, मिस्र सूडान और इरिट्रिया मिस्र और मिस्र सोमालिया। ठीक है, तो इसमें अगर बात की जाए तो ये मिस्र और सूडान के बीच बना हुआ ये मुद्दा है, जो ये ग्रैंड इथोपियन रेनेसा डैम है। ठीक है, ये एक मतलब गुरुत्वीय बांध कह सकते हैं और इसे हिंडासे बांध भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज में था और इसका जो है अभी इसका जो पूरा हो रहा है, ये पूरा मतलब ये प्रोसेस करना चालू करने वाला है ये 2021 में। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा न्यूज में है और 2011 में इसकी शायद फाउंडेशन रखी गई थी। ठीक है, तो उसी के संबंध में ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है, तो ऐसा ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है 34। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसका उद्देश्य किसानों को नवाचारी और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। ठीक है, सेकेंड है कि बैंकों से फसली ऋण लेने वाले किसानों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। हाँ, पहले ये प्रोविज़न जो था, ठीक है, जो फसली ऋण लेते थे उनके लिए अनिवार्य था, उन किसानों के लिए उनको लेना ही पड़ता था, लेकिन अब इस क्लॉज को हटा दिया गया है वहाँ से। ठीक है, अब ये स्वैच्छिक कर दिया गया। अगर इच्छा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ले सकते हैं, वरना नहीं। ठीक है, और ये फर्स्ट वाला स्टेटमेंट सही है क्योंकि किसानों के नवाचारी और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो हमारा ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है, और हाँ, इसे लॉन्च कब किया गया था प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को? तो ये 2016 में लॉन्च किया गया था और ये खरीफ के लिए 2% प्रीमियम होता है, रबी के लिए 1.5% प्रीमियम होता है और कमर्शियल क्रॉप या हॉर्टिकल्चर क्रॉप होती है उसके लिए 5% जो ये आपको प्रीमियम देना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है 35। इसमें कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का उद्देश्य है? ठीक है, तो ये ऑप्शन है कि निर्धनता रेखा के नीचे यानी बीपीएल की श्रेणी से संबंधित व आयु से संबंधित विकलांगताओं दुर्बलताओं से पीड़ित वरिष्ठ नागरिकों के भौतिक सहायक उपकरण एवं सहायक जीवन निर्वाह उपकरण उपलब्ध कराना है। ठीक है, सेकेंड है वृद्धावस्था के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। सी कि समाज और राष्ट्र के निर्माण में वृद्धजनों का योगदान समझने के लिए युवा पीढ़ी को अवसर प्रदान कराना है। ठीक है, और ये डी ऑप्शन है हमारा कि आश्रय, भोजन, चिकित्सा, देखभाल और मनोरंजन के अवसर जैसी मूलभूत सुविधाओं प्रदान करके वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को गुणवत्ता में सुधार लाना है। ठीक है, तो देखो इसका बी ऑप्शन सही है, जो वृद्धावस्था के दौरान वरिष्ठ नागरिकों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। ठीक है, और ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसकी जो ये चलाई गई थी स्कीम 2017 में 3 साल के लिए, तो ये पूरी हो गई थी 2020 में। ठीक है, तो ये मार्च में इसको फिर से बढ़ा दिया गया है, 2023 तक इसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है, मार्च 2023 तक इसको बढ़ा दिया गया है, तो ये बहुत ज़्यादा न्यूज में है। और इसमें कौन होते हैं व्यक्ति? तो 60 वर्ष से अधिक 60 वर्ष या 60 वर्ष से अधिक जो वरिष्ठ नागरिक होते हैं उन्हीं को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है 36। इसमें कहा गया कि नागरिक संशोधन अधिनियम 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि यह अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले सभी पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करता है। ठीक है, सेकेंड है कि यह प्रवासियों को पासपोर्ट यानी भारत में प्रवेश अधिनियम 1920 के प्रतिकूलित दंडात्मक परिणामों से छूट देता है। ठीक है, थर्ड है कि यह भारतीय
नागरिकों को राष्ट्रीय रजिस्टर बनाने का प्रावधान करता है। ठीक है, तो ये गलत है। ये राष्ट्रीय जो रजिस्टर के लिए नहीं है, अल्पसंख्यकों के लिए नहीं है। ये जो पासपोर्ट के द्वारा भारत में एंट्री करते हैं लेकिन उनकी जो पासपोर्ट की समय सीमा खत्म हो जाती है तो उनको नागरिकता प्रदान करने के संबंध में ये है। ठीक है, तो ये तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा था, इसको तो आप लोगों को पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो कब आया, कैसा क्या एक्ट था, इसमें क्या क्या प्रोविज़न थे, किसके लिए थे, कौन से 3 कंट्री इसमें शामिल थे जिससे लोग जो प्रवासी हैं, मतलब जो टूरिस्ट आए हुए हैं या जो लोग पहले आ चुके हैं उनको ये प्रोविज़न किया गया है। तो इसको डिटेल में आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो आपका भी रिवीजन हो जाएगा। और इस बार जो इससे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि पिछली बार से इससे क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि यूपीएससी क्या करती है कि पिछला पूछती है, 1 साल का पिछला बैक करंट अफेयर पूछ लेती है। ठीक है, तो इसको आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट सही है, तो सी वाला इसका ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट है 37 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया है कि स्वर्ण सिंह समिति ने निम्नलिखित मूल कर्तव्यों में से किनकी अनुशंसा की थी। ठीक है, तो ये 1976 में स्वर्ण सिंह कमेटी की स्थापना की गई थी। ठीक है, इंदिरा गांधी सरकार में। ठीक है, तो फर्स्ट है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है कि कर्तव्यों के गैर अनुपालन पर अर्थदंड या दंड। ठीक है, सेकंड है कर चुकाने का कर्तव्य, और थर्ड है कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर के चुनावों में पात्र नागरिकों द्वारा अनिवार्य मतदान। ठीक है, तो देखो ये इसमें नहीं शामिल था, लेकिन कर्तव्यों के अनुपालन पर अर्थदंड और कर चुकाने का कर्तव्य ये समिति में शामिल था। लेकिन इन प्रोविजनों को जो है मूल कर्तव्य जो फंडामेंटल राइट्स जो नीति निर्देशक तत्व यानी पार्ट 4 के जो भाग हैं 51A के अंतर्गत। ठीक है, तो उसमें 51 अंतर्गत ए में पहले 10 संविधान मतलब पहले 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, उसके बाद 11वां एक 86वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, तो ये 11 मूल कर्तव्य हैं, उसमें ये मतलब उसमें शामिल नहीं है, लेकिन ये जो सरदार सिंह स्वर्ण सिंह कमेटी थी उन्होंने इसको इसमें मतलब कहा था, इन्होंने कहा था कि इसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन सरकार ने इनको ये नहीं माना था, लेकिन 10 जो अनुशंसाएं थी उनको मान ली थी। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट सही हो गया, इसका ए ऑप्शन। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए आर्य बनाती है। आर्य बनाती मतलब क्वालिफाई करती है। ठीक है, तो फर्स्ट है कि भारत का नागरिक, और सेकंड है कि उसने 10 वर्षों तक भारत के राज्य क्षेत्र में कोई न्यायिक पद धारण किया है। ठीक है, तो ये देखो दोनों के दोनों स्टेटमेंट ये सही हैं, क्योंकि 10 वर्षों से कोई अगर न्यायिक क्षेत्र में है और भारत का नागरिक है, ठीक है, तो उसको जो है न्यायाधीश बनाने की वो मतलब क्वालिफिकेशन है उनके पास। ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट है ये हमारे सही हो गए दोनों स्टेटमेंट। ठीक है, तो हमारा सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है 39 क्वेश्चन नंबर। इसमें कहा गया कि भारत में निवारक निरोध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि भारत का संविधान स्पष्ट रूप से उपबंध करता है कि निवारक निरोध के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को किसी भी परिस्थिति में 6 महीने से अधिक अवधि के लिए निरुद्ध नहीं रखा जा सकता। और सेकेंड है कि निवारक निरोध के संबंध में विधायी शक्ति अनन्य रूप से संसद में निहित है। ठीक है, तो देखो ये अनन्य रूप से नहीं है, क्योंकि ये संसद जो स्टेट का जो कोई अगर लॉ है तो स्टेट का अगर कोई सब्जेक्ट है तो स्टेट उस पर मतलब विधान परिषद बनाएगी, विधानसभा बनाएगी उस पर, और अगर सेंटर का कोई है तो सेंटर बनाएगा। तो अनन्य शक्ति नहीं है इसके पास, तो ये गलत है। लेकिन फर्स्ट वाला स्टेटमेंट जो है हमारा वो भी गलत है, क्योंकि ये 6 महीने से अधिक नहीं, 3 महीने से अधिक नहीं रख सकते। और अगर इससे ज़्यादा रखना है तो एक सलाहकारी बोर्ड बनाया जाएगा जो सुप्रीम कोर्ट मतलब जो हाई कोर्ट के जज हो, या जज का सेवानिवृत्ति कोई जज हो, ठीक है, अवकाश प्राप्त जज हो, या कोई मूल विधिवक्ता हो, तो उसके आधार पर एक सलाहकारी बोर्ड के द्वारा उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो ये दोनों स्टेटमेंट से गलत हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। इसमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका उद्देश्य भोजन पकाने का स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराकर महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य में सुधार करना है। सेकेंड है कि सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना के आंकड़ों के आधार पर
पहचाने गए केवल बीपीएल परिवारों को कनेक्शन प्रदान किया जाएगा। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सिंपल सी बात है, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। और ये उज्ज्वला योजना क्या करती है कि जो एलपीजी कनेक्शन है उनको मतलब देती है, ठीक है। तो हमारा इसका सी ऑप्शन सही हो गया। सी ऑप्शन में देख लिया ना, हाँ ये सी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट है हमारा 41। इसमें कहा गया कि स्वतंत्रता पूर्व युग के दौरान उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि चार्टर अधिनियम 1833 के अंतर्गत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी, ठीक है। और सेकेंड है कि उच्चतम न्यायालय ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत अपील की सर्वोच्च अदालत ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल को प्रतिस्थापित कर दिया था, ठीक है। तो देखो जो ये चार्टर एक्ट के अंतर्गत इसको स्थापना नहीं की गई थी, जो संघीय न्यायालय था वो 1935 का जो एक्ट था, ठीक है, भारत सरकार अधिनियम, उसके अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी, तो ये गलत है। और जो ये प्रिवी पर्स को जो प्रस्तावित किया था, तो ये जो 1950 में जो संविधान लागू हो गया था उसके बाद जो बना था सुप्रीम कोर्ट, उसी ने ये प्रिवी पर्स को प्रतिस्थापित कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो ये हमारे दोनों स्टेटमेंट इसमें गलत हैं, तो डी वाला ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट है 42। इसमें कहा गया कि संविधान की तीसरी अनुसूची किसकी शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। तो फर्स्ट है कि राष्ट्रपति है, सेकेंड है संघ लोक सेवा आयोग की अध्यक्ष की, और थर्ड है कि राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों की, ठीक है, अभ्यर्थियों की। तो देखो इसमें देखो ना तो राष्ट्रपति इसमें शामिल है, ना ही संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की। इसमें जो राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं, संसद के निर्वाचित सदस्य होते हैं, ठीक है, मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री होते हैं, इन सब के लिए इसमें प्रोविज़न किया गया है, ठीक है। तो हमारा थर्ड वाला स्टेटमेंट केवल सही है और फर्स्ट एंड सेकेंड गलत हैं, याद रखिएगा। जनरली ऐसे क्वेश्चनों में हम लोग सोच लेते हैं कि नहीं शपथ में सारे हैं और इसी को गलत कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें भारतीय संविधान ने असममित संघवाद की अवधारणा को अपनाया है। संविधान ने निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान भारतीय संविधान के असममित संघीय चरित्र को दर्शाते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है यह संघीय आपातकालीन शक्तियाँ हैं, सेकेंड है कि राज्यपाल की नियुक्तियां, थर्ड है कि स्वायत्त जिलों का निर्माण, और फोर्थ है कि हमारा अनुच्छेद 371। तो देखो ये संघ की आपातकालीन शक्तियां होती है, ये तो संघवाद को ख़त्म करती हैं, कम करती हैं, एकात्मकता की ओर लाती हैं, ठीक है, एकात्मकता की ओर झुकाती हैं, और ये राज्यपालकों की नियुक्ति भी उन्हीं के संबंध में है। तो ये तो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं, लेकिन स्वायत्त जिलों का निर्माण और आर्टिकल 371 जो है, ठीक है, ये दोनों के दोनों जो है संघवाद को बढ़ावा देते हैं। तो हमारा 3 और 4 स्टेटमेंट इसका सही हो गया, सी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट है 44। इसमें कहा गया कि भारत शासन अधिनियम 1858 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि इसने नए पद यानी भारत मंत्री सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का सृजन किया था, जिसका भारतीय प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण था, ठीक है। सेकेंड है इसने निदेशक मंडल यानी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर द्वैध शासन को भी व्यवस्था का अंत कर दिया था। थर्ड है हमारा कि इसने एक वाणिज्यिक निकाय के रूप में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को भी समाप्त कर दिया था। तो ये गलत है, ये इस एक्ट के अंतर्गत नहीं किया गया था। ये जो चार्टर एक्ट 1833 वाला आया था उसके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी के जो ये वाणिज्यिक निकाय थे यानी कॉमर्शियल जो गतिविधियां थी उनको समाप्त कर दी थी। तो ये गलत हो गया, फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमारा सही है, तो ए वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा 45। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट है कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, सेकेंड है कि सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955, और थर्ड है कि निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार 2009, और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, ठीक है। तो इसमें बताना है कि अधिनियमों का उद्देश्य भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रदत्त मूल अधिकारों को परिवर्तित करना, यानी मूल अधिकारों को कम करता है या मतलब उसका रूप बदल देता है, ठीक है, इसके बारे में ये बताना है। तो देखो जो ये हमारा वन्य जीव संरक्षण एक्ट ये तो उससे संबंधित नहीं है, ठीक है, इसका कोई प्रोविजन उसमें नहीं है मूल अधिकारों में। लेकिन जो ये सिविल अधिकार संरक्षण एक्ट है, ये जो अस्पृश्यता का जो प्रोविज़न किया गया है आर्टिकल
17 में, मतलब आर्टिकल 17 में, ठीक है। तो उसको मतलब ये परिवर्तित करता है। और जो निःशुल्क और विधिक शिक्षा की बात की जाए तो आर्टिकल 21 में इसका प्रोविज़न है। और ये जो हमारा है भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, तो ये आर्टिकल 22 जो है उसके संबंध में आर्टिकल 22 के संबंध में ये उसमें मतलब एक परिवर्तन करता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों आर्टिकल जो है उससे संबंधित हैं, ये मूल अधिकारों को किसी न किसी रूप में परिवर्तित करते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट सही हो गया 2, 3 और 4, हमारा बी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, इसमें कहा 46 इसमें कहा गया कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है, मतलब इंडस्ट्री का दर्जा दिया है। तो ए ऑप्शन महाराष्ट्र, बी हरियाणा, सी मिजोरम और डी असम। तो इसका सी ऑप्शन सही है, मिजोरम ने ये अभी मतलब इसको कमर्शियलाइज कर दिया है, ठीक है, खेलों को। और ये पहला स्टेट है इंडिया का, ठीक है, और ऊपर से नॉर्थ ईस्ट का है तो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट है 47, इसमें कहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत प्रदत्त किए गए स्वतंत्रता के 6 अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह केवल राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध है, ना कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध उपलब्ध है, ठीक है। सेकेंड है कि यह केवल नागरिकों को उपलब्ध है, लेकिन कानूनी संस्थाओं या विदेशियों को उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो जो ये 6 मूल अधिकार हैं ये तो आपको निजी व्यक्ति के संबंध में नहीं है, ये राज्य की कार्रवाई के विरुद्ध हैं, ठीक है। और सेकेंड वाला स्टेटमेंट भी सही है, ये किसी विदेशी संस्था या विदेशियों को उपलब्ध नहीं है। तो हमारे दोनों स्टेटमेंट सही है, सी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाता है। चलते हैं अब आगे, हमारा 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखें आप लोग। तो नव विकास बैंक, देखो नव विकास बैंक लिखा हुआ है, देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात की जा रही है। तो ऐसे जो इंग्लिश में ज़रूर आप लोग पढ़ लिया करो, ठीक है। तो इससे थोड़ा सा मतलब दिक्कत कम हो जाती है। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, मतलब न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में बताना है। तो फर्स्ट है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2004 की फोर्टेलेजा घोषणा के अंतर्गत स्थापित किया गया था। और सेकंड है कि भारत इस बैंक में दूसरा सबसे बड़ा शेयरधारक है। और थर्ड है कि इसका मुख्यालय शंघाई में है। तो सिंपल सी बात, चाइना शंघाई में इसका मुख्यालय है। और इसे फोर्टेलेजा घोषणा जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था 2014 का, उसमें की गई थी, ठीक है। लेकिन सेकंड गलत है, क्योंकि इसमें जो 5 कंट्री हैं, जो कौन से हैं, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्री हैं, पाँचों का समान इसमें शेयर देखने को मिलता है, ठीक है, ना कि किसी का कम ज़्यादा। तो ये गलत हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है 49, इसमें कहा गया है कि कुटुंब न्यायालय, कुटुंब मतलब फैमिली न्यायालय की बात की जा रही है, फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो फर्स्ट है कि यह अधिनियम राज्य सरकारों के लिए 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रत्येक शहर या कस्बे में कुटुंब न्यायालय स्थापित करना अनिवार्य बनाता है, ठीक है। सेकेंड है कि कुटुंब न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील जिला न्यायालय में की जा सकती है, ठीक है। तो देखो जो ये कुटुंब न्यायालय है, ठीक है, तो इसमें जो कहा गया है फर्स्ट वाला स्टेटमेंट, तो ये तो हमारा जो सही है स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें जो 10 लाख से अधिक शहरों मतलब आबादी वाले प्रत्येक शहर या कस्बे में ये फैमिली कोर्ट की स्थापना को अनिवार्य बनाता है, ठीक है, अनिवार्य बना दिया गया है। और ये सेकेंड वाला स्टेटमेंट ये गलत है कि इसमें कोई अपील नहीं की जा सकती। तो नहीं, इसमें जिला न्यायालय में नहीं, लेकिन हाँ हाई कोर्ट में इसमें अपील की जा सकती है, वो भी 30 दिनों के अंदर। अगर 30 दिन निकल गए तो नहीं कर सकते हैं, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ए ऑप्शन हमारा सही हो जाता है इसका। नेक्स्ट है हमारा लास्ट आज का क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम लोगों ने लड़ाई लड़ ली है लगता है ना, लड़ ली है, ठीक है। तो 50 नंबर में संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों में निम्नलिखित में से संशोधन पर विचार कीजिए। तो मूल अधिकारों के जो ये फंडामेंटल राइट्स है पार्ट 3, ठीक है, 12 से 35 का, तो उसके अंतर्गत बताना है कि क्या मतलब कौन कौन से संशोधन कब हुए हैं, ठीक है। तो उनके ऑर्डर में लगाने की बात की जा रही है, ठीक है, कालानुक्रमिक। तो अनुच्छेद 31 के अंतर्गत मूल अधिकार के रूप में संपत्ति का निरसन करना, ठीक है। सेकेंड है कि अनुच्छेद 16 के अंतर्गत पिछड़े वर्गों को शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण प्रदान करना। और थर्ड है कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निःशुल्क और
अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का उपबंध, और फोर्थ है कि मूल अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर कानूनों को चुनौती दिए जाने के लिए अनुच्छेद 31 खा को अंतः स्थापित करना। ठीक है, तो इसमें अगर बात की जाए क्रम में, तो देखो सबसे पहले तो ये हुआ था, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था, ये हुआ था 1951 में, इसको ये प्रतिस्थापित किया गया था। तो ये तो हमारा पहले सबसे पहले आएगा, मतलब 4 सबसे पहले आएगा, 4 तो 2 में है। ठीक है, तो देखते हैं इसमें से कौन कौन से आ गए। ये कट गया, नीचे वाला कट गया। अब देखते हैं इसमें हम लोग, तो ये 1951 में इसका अमेंडमेंट कर दिया गया। ठीक है, और अगर बात करें ये जो हमारा 21वां संविधान, जो 21 आर्टिकल 21 है, इसका जो है 2002 में किया गया, 2002 में किया गया, जो 86वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। ठीक है, और ये जो पिछड़े वर्गों के लिए शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण की जो बात की जा रही है, तो इसमें अगर हम बात करें तो ये देखो आपको 2005 में देखने को मिलेगा, जो 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था। ठीक है, 2005 में 93 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के अंतर्गत, और जो 31 के जो मूल अधिकार को जो है 300 का में जोड़ दिया गया। ठीक है, 300 का में कानूनी अधिकार के अंतर्गत जो है इसे जोड़ा गया था। तो ये 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के अंतर्गत किया गया। तो इसमें सबसे पहले कौन किया गया, सबसे पहले ये 4 वाला आएगा, फिर फर्स्ट वाला आएगा, उसके बाद थर्ड आएगा, फिर सेकेंड आएगा। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2 बी ऑप्शन। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन इसका ऑर्डर में आ गया। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो तो अच्छा लगा होगा, शायद लगा हो ना लगा हो, कुछ लोगों को शायद ना लगा हो, बट अगर कुछ नहीं अच्छा लगा तो यार बताओ ना, उसको करें। अगर फ़नी वे में पढ़ना है तो बताओ, फ़नी फ़नी पढ़ाए हैं आप लोगों को। अगर ज़्यादा डिस्कशन करते हैं तो बोलो कम कर दें। ठीक है, टाइम ज़्यादा हो वो बताओ कम कर दें। अगर इससे भी ज़्यादा डिस्कशन चाहिए तो वो भी बताओ यार। आप लोग बताएंगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, बताइए। और देखो आप लोग यार कुछ बताते नहीं हैं, ये तो बहुत गंदी बात है। ठीक है, तो आप लोगों को थोड़ा सा बताना चाहिए और चीज़ों को समझना चाहिए। और देखो जितना ज़्यादा हम लोग डिस्कशन करेंगे, एक दूसरे से पढ़ेंगे, एक दूसरे से क्वेश्चन पूछेंगे, तो उससे ज़्यादा आपका क्या होगा, आप और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे चीज़ों को। जो क्वेश्चन पूछते हैं उसका आंसर दोगे तो आपका वो रिवाइज हो जाएगा चीज़ें। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप लोग किया करो, तो उससे आपको जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है बेटर और ज़्यादा बेटर बन पाएगी। ठीक है, तो हम लोग जो रिकॉल करते रहते हैं तो वो रिकॉल बहुत जल्दी कर पाएंगे। क्वेश्चन पूछने का मेरा पर्पज़ और कोई नहीं होता, मैं तो सब कुछ बता दूं, लेकिन मेरा पर्पज़ ये होता है कि जो सिंपल सिंपल क्वेश्चन है उसको आप लोग रिकॉल करें। तो रिकॉल करने से क्या होता है कि या सर्च किया कहीं तो वो तुम्हारे जो माइंड में एक बना रहता है। ठीक है, इसलिए तो फ़िलहाल आज के लिए तो इतना ही है, और कुछ भी हो तो बताइएगा। और यार लाइक ज़रूर एक ठोक के जाइएगा, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, लाइक ठोक के जाइएगा एक, हैं, ठोको ठोको। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।